आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। आपको कैसी सरकार चाहिए? क्या लगता है आपको, बातूनी सरकार या बेहतर काम करने वाली जुनूनी सरकार? मैंने एक ही आधार हमेशा माना है और आपके साथ उसे कई बार साझा किया है। निजी हित और पसंद आपकी और मेरी अपनी अपनी हो सकती है, लेकिन जब समाज और देश का फैसला करना हो तो बड़े हित को ही अपना एकमात्र संकल्प बनाइए। एजेंडा प्रोपेगेंडा जो चला रहे हैं चलाने दीजिए, लेकिन उन फैसलों के लिए जिनसे देश के बड़े सवाल तय होते हैं सिर्फ और सिर्फ असलियत को आधार बनाइए। इसलिए मैंने पूछा कि आपको बातूनी या चीज़ें बदलकर रख देने वाली जुनूनी सरकार चाहिए। आज मैं कश्मीर लेकर चलना चाहता हूं। एक सरकार आई, उसने तय किया कि कश्मीर की जनता और देश के लिए 370 अभिशाप है। उसने उसको हटा दिया। हटाने से पहले और उसके बाद भी ये कहा गया अब सत्यानाश हो जाएगा, कश्मीर तबाह हो जाएगा, उसे भारत में बनाए रखना नामुमकिन हो जाएगा। मगर बस मोदी सरकार थी जो खम ठोक कर कह रही थी कि अब देश के विकास की मुख्य धारा से कश्मीर जुड़ेगा। वहाँ की बारूदी दहशत से भरी, अलगाववादियों की साजिशों से लबरेज और नेताओं की खुदगर्जी से पटी आबो हवा अब धुआं धुआं है, कुछ नहीं। चारों दशकों बल्कि 4 दशक से लहूलुहान कश्मीर का लहू अब लोबान हो गया है। लोबान समझते हैं आप? उसको हम जलाते हैं। जहां जलता है वहां धन धान की कमी नहीं होती। अब कश्मीर एक नए रंग, नए आब और नए दौर में दिख रहा है। यह दिखाने के लिए ही आज मैंने अर्जित का नाम दिया अब ये कश्मीर है। 4 दशक से कश्मीर था ही नहीं, इसलिए वो गाना भी बेमानी था जो कह रहा था कि ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। हाँ, मगर अब ये कश्मीर है। 370 के बाद का कश्मीर लगातार बदलाव की राह चलता, बेहतरी के मोड़ पार करता, खुलेपन और अमन की मंजिलें तय करता और वादियों की पूरी रौनक लिए चलता कश्मीर। अब सवाल ये है कि मैं इतना कुछ कह गया तो आधार क्या है? कौन सी वजहें हैं जो इतना कुछ कहने की बुनियाद रखती हैं? तो चलिए अब बारी बारी से देखते हैं। आपके सामने अब जो साहब आ रहे हैं ये रईस मट्टू हैं। इनकी घाटी में एक दुकान है और इन्होंने अपने यहाँ इस बार 15 अगस्त को तिरंगा फहराया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाया। आपको बताऊं, रईस का भाई जावेद मट्टू 2009 में हिजबुल का आतंकी बन गया और आज भी जम्मू कश्मीर की सुरक्षा एजेंसियों की हिट लिस्ट में है। मगर रईस कह रहे हैं कि पहले की सरकारें भी थीं, लेकिन 15 अगस्त से पहले 2-3 दिन तक दुकान बंद करनी पड़ती थी। तिरंगे को फहराने का खौफ रहता था। आज तस्वीर बदल गई है। जो मैंने कहा उसे आप रईस के मुंह से सुनिए। दिल से ले रहा है, अपनी मर्जी से ले रहा है, किसी का कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं, मैंने दिल से ले रहा है। क्या सोचा आपने? बस हकीकत ही नहीं है, यही मैंने सोचा है। मैं ये यूथ को पैगाम दे रहा हूँ, कौमेदारी में आओ, यही हमारे लिए ठीक है। सारी जान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है इसकी, ये हिंदुस्तान हमारा। तो डेवलपमेंट हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट मैं पहली बार आज दुकान पर बैठा हूँ 14 अगस्त, वरना मैं बंद होता था 2 दिन 3 दिन। जो पॉलिटिक्स थी पिछली पॉलिटिक्स वो गेम खेल रही, हम गरीब लोग इसमें पीस रहे। मैं यूथ को यही पैगाम दे रहा हूँ, आओ कर्मचारी में आओ, हिंदुस्तान के झंडे तले डेवलपमेंट चल रही है। आज कानून अच्छा है, आज इंसाफ हो रहा है, आज किसी को बेगुनाह नहीं पकड़ते, जिसने गलत किया है उसी को पकड़ते हैं, ये क्लियर है। तो आपका भाई एक्टिव है इस टाइम? हाँ, एक्टिव 2009 में हुआ, उसके बाद में पता नहीं अभी जिंदा है या मरा है। तो क्या मैसेज है आपकी? उसके मैसेज अगर जिंदा है और मेरी बात उसके पहुंचे, मैं उसको कर रहा हूँ, इल्तिजा कर रहा हूँ आए या खुद एजेंसी के साथ रब्ता करें। आज वो हालात नहीं रहे।
अब पाकिस्तान तो कुछ नहीं होगा। अब हालात क्लियर हो गए, है क्या हालात, है क्या, वो बेकार ही मुल्क है पाकिस्तान, वो क्या देगा हम हिंदुस्तानी थे, है और रहेंगे। रोजी रोटी चलने लगी, जिंदगी पटरी पे लौट आई, हालात बेहतर हैं। रईस मट्टू अपने भाई से अपील कर रहे हैं कि अगर तू जिंदा है तो लौट आ। इस बार अगर आपने कश्मीर देखा होगा तो 15 अगस्त पर तमाम घरों पर तिरंगा लहरा रहा था। जिन लोगों को यह बात छोटी लगती है उनको एक बार कुछ साल पहले जो कश्मीर था उसका वीडियो देखना चाहिए। ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब आपके सामने मैं 2 तस्वीरें रख रहा हूँ। एक में आपको रईस मट्टू दिख रहे हैं और दूसरे में आपको एक महिला दिखेगी। उनको शायद आप पहचानते होंगे। ये शहला रशीद हैं जो जेएनयू छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष हैं। जब 2016 में जेएनयू में इंडिया तेरे टुकड़े होंगे वाला नारा लगा था, उस समय ये मोहतरमा उस गैंग की बड़ी पैरोकार थी। जब 370 हटाया गया तो सरकार के फैसले का लगातार विरोध कर रही थी। सेना तक पर आरोप लगाया कि वह लोगों के घर में घुस रही है, जिसका सेना ने पुरजोर खंडन किया। और अब वही शहला मसूद रईस मट्टू के ट्वीट को रीट्वीट करके लिखती हैं, इस बात को स्वीकार करना भले ही असुविधाजनक हो, लेकिन कश्मीर में मानवाधिकार का रिकॉर्ड सुधर रहा है, उसमें सुधार हुआ है। नरेंद्र मोदी सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने साफ रुख जो दिखाया है उसने कुल मिलाकर के जीवन बचाने में मदद की। यही मेरा अपना नज़रिया है। ये शहला मसूद कहती हैं, ट्वीट करती हैं उसी दुकानदार के ट्वीट पर, रईस मट्टू। अब आप बताइए कि जो इंसान भारत सरकार के खिलाफ आग उगल रहा था, 370 को हटाने के विरोध में जहर बो रहा था, उसको अब जाकर लग रहा है कि नहीं ये अच्छा हुआ। आम आदमी की जिंदगी जहन्नुम हुई पड़ी थी। वहां के नेता, अलगाववादी और आतंकवादी साठ गांठ कर अपना मतलब साध रहे थे। वह सब जो पहले उनकी दुनिया थी साजिशों की, दहशत की, बारूदी गंध की, सब खाक धस्त। जो शहला मसूद कह रही हैं कि मानवाधिकार का रिकॉर्ड बहुत सुधरा है, उसको कई प्रोपेगेंडा एजेंडाधारी ये कह सकते हैं कि शहला को सरकार ने सेट कर लिया हो। जब आपको सिर्फ खिलाफ में ही बोलना है तो खुद के लिए कोई ना कोई दलील तो आप गढ़ ही लेंगे। मगर मैं आपको हाल ही में संसद में गृह मंत्री अमित शाह का बयान सुनाना चाहता हूं, जो कश्मीर में हालात के बदलने को आंकड़ों की बिना पर रख रहे थे। डेटा है, सुनिएगा। आतंकवाद की कुल घटनाओं में मान्यवर 68% की कटौती हो चुकी है। मान्यवर कुल मौतें सिक्योरिटी और नागरिक की दोनों मिलाकर 72% की कमी हुई है और नागरिकों की मौतों, सिर्फ नागरिकों की मौतों में 82% की कमी हुई है। मान्यवर सिक्योरिटी फोर्स की मौतों में 56% कमी हुई है और स्टोन पेल्टिंग करने की किसी की हिम्मत नहीं है। मान्यवर इसी सदन में कहते थे जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई तो खून की नदियां बह जाएगी, कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की। कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है। यही कारण है कि शहला मसूद कह रही हैं कि कश्मीर में मानवाधिकार रिकॉर्ड में सुधार हुआ है और रईस मट्टू गा रहे हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब आप सच को जुटला नहीं सकते। इस बच्ची को देखिए जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं स्क्रीन पर। यह बच्ची आपके सामने, इसका नाम है सोहिला जहूर और यह कश्मीर के गांदरबल से आती है। कभी गांदरबल के नाम से लोग थर्रा जाते थे, ऐसा लगता था कि वहाँ हर जगह आतंकी घात लगाए बैठे होंगे। मगर आज यह बच्ची उसी गांदरबल से साइकिलिंग में ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने का मंसूबा बांधे हुए। सुबह 5 बजे जगती है, नमाज पढ़ती है, फिर साइकिलिंग पर निकल जाती है। उसके बाद स्कूल जाती है, स्कूल से लौटकर शाम में अगर समय मिलता है तो फिर साइकिलिंग पर जाती है। आप समझ रहे हो क्या बदल गया है। इस बच्ची को अपने सपने पूरा करने का माहौल मिला है। उसके घर वालों ने ना सिर्फ उसका साथ दिया बल्कि साइकिल भी लाकर दी, इसलिए कि अब बच्ची सुबह शाम निकल सकती है और सुरक्षित लौट सकती है। इस बच्ची को सुनिए।
इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है। लाइक पहले वॉइस फॉर पीस में हमारा ये था, जो कि आज जो रेस थी तो उससे पहले भी इन्होंने 1 ईयर पहले ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था। उस दिन भी मैंने पार्टिसिपेशन उसमें की थी, लेकिन उस दिन मैंने सेकंड पोजीशन लाई थी। तो उसके बाद मतलब ऐसे ही मैं मतलब प्रैक्टिस करती गई। तो उसके बाद हमारा रिसेंटली जो था डिस्ट्रिक्ट था उसमें मैंने फर्स्ट पोजीशन लाई, जो कि गांधरबल में थी। फिर उसके बाद हमारा स्टेट हुआ कि जो कि जम्मू में हुआ, उधर भी मैंने फर्स्ट पोजीशन लाई। अब इंशाल्लाह नेशनल की तैयारी हो रही है। अब नेशनल की तैयारी करिए। सपने बड़े हैं और पूरा होने की ज़मीन बेहतर है। अब जो दूसरी बच्ची मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये श्रीनगर की मिसबाह है। यूट्यूबर हैं और बाइकर भी। अपनी बाइक राइडिंग के वीडियो बनाती हैं और अपलोड करती हैं। मिसबाह को आप सुनिएगा। ये लड़की कह रही है कि जो मर्दों की मानसिकता है उसने उसकी राह रोकी। लोग भद्दे कमेंट पहले किया करते थे, लेकिन मिसबाह ने अपने जुनून को मरने नहीं दिया। हर जगह गई, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग यानी घाटी के लगभग बड़े हिस्सों में। कभी दौर था कि कश्मीर में कुछ बदले नहीं, यह तय करने के लिए लोग वहां बंदूक गोली उठाए रहे थे। डर और दहशतगर्दी का माहौल बना कर रखा जाता था। इसके लिए साजिशें चलती रहती थी और आज वे सारी साजिशें और साजिश करने वाले अपनी अपनी मान में दुबक गए। बच्चियां भी अपने सपने जीने लगी। मिसबाह आज घाटी की लड़कियों के लिए मिसाल है। मैं कश्मीर की फ़र्स्ट फीमेल मोटो व्लॉगर हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ है बाइक्स वगैरह का। तो मैं चाहती हूँ अगर यहाँ पे मुझे कोई ज्वाइन करना चाहता है, मुझे बहुत सारी बैक चैनल्स आती है कि हम आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की नेगेटिविटी, यहाँ के बैड कमेंट्स वो हमें आगे नहीं जाने दे रहे हैं। हमारे पेरेंट्स एलो नहीं कर रहे हैं। मैं बोलना चाहूँगी कि आप सबसे पहले अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो इस चीज़ के लिए, उसके बाद आप इस फील्ड में आ जाओ। फिर रही नेगेटिविटी, वो खुद से ख़त्म हो जाएगी। आप जब एक बार आ जाते हो इस फील्ड में, बस आपको एक चीज़ देखना है, आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, लेकिन डिमोटिवेट नहीं होना है आपको इस चीज़ में। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि मुझे बहुत सारे बैड कमेंट्स आए हैं मेरे नेबर से, मेरे रिलेटिव से, बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए। बीच में मैंने ब्लॉगिंग सब कुछ बंद किया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी कमेंट्स देख के। मेरे पेरेंट्स को गालियाँ पड़ती थी और मुझे आप देखते हो कश्मीर में क्या होता है। मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि आप देखो, जब एक लड़की पायलट बन सकती है तो राइडिंग करने में क्या प्रॉब्लम है। तो बोलते ऐसे लड़की हो, वो शर्म करो, वो करो, ये करो। आई थिंक मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। मेरा क्रेज़ है बाइक्स का, तो मैं ये करना चाहती हूँ, मैं ट्रैवल करना चाहती हूँ। बाइक पे मैं पहलगाम गई हूँ, गुलमर्ग वाली साइड गई हूँ, मैं सोनमर्ग वाली साइड गई हूँ, मेरे ब्लॉग्स भी आए हैं उसमें। अहरबल गई थी मैं, तो यहाँ से श्रीनगर ऑलमोस्ट हर जगह गई हूँ। यह बदलाव की मजबूत आवाज़ है। ये बदलाव कैसे आ गया? 4 साल के भीतर। मेरे साथ एसपी वैद्य साहब हैं। आप फॉर्मर डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के। आपने आईपीएस के तौर पर नौकरी शुरू की जम्मू कश्मीर से, पैदाइश भी आपकी जम्मू कश्मीर की, और आप पुलिस महकमे के मुखिया के तौर पर रिटायर भी हुए जम्मू कश्मीर से। इसलिए आपसे बेहतर जम्मू कश्मीर को कोई दूसरा आदमी जानता नहीं है, क्योंकि आज उस महकमे को आप देख रहे थे जिस महकमे के जरिए कानून व्यवस्था को ठीक रखा जाता है, पुलिस फोर्स। वैद्य साहब, आपसे एक बुनियादी सवाल मेरा है। एक राज्य में सिर्फ क्या संविधान की एक धारा को हटा देने भर से बदलाव दिख रहा है, या फिर सरकार का मंसूबा और ज़मीन पर बदलाव लाने की कोशिशें भी उसमें बड़ी भूमिका निभा रही हैं? नमस्कार जी। देखिए, 370 हटना एक बहुत बड़ा स्टेप था, इसमें कोई शक नहीं, और उसको हम डिस्प्यूट नहीं करते हो। और मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट और अमित शाह जी का बहुत बड़ा स्टेप था वो। और वो एक मानसिकता जो थी, जो लोकल लीडर्स अपने बच्चों को बताते थे कि आप हिंदुस्तान से इलादा हैं, वो 370 हटने के बाद ख़त्म हो गया। अब आप बच्चों को दिखता है कि वो भारत जो एक ग्लोबल पावर बन रहा है उसका हिस्सा है। तो वो जो सेपरेटिस्ट का सीड था, जो बीज था, उसको काट दिया गया 300। तो एक बहुत बड़ा कदम हुआ था। लेकिन मैं इसके साथ साथ बहुत सारे और भी चीज़ें कहना चाहता हूँ कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स और भी काम किए हैं। एक सरकार की जो एक दृढ़ शक्ति और एक
दृढ़ संकल्प जो दिखाया कि हमने हालात को बेहतर करना है। क्योंकि पहले क्या होता था कि आपने देखा किस तरह से जो JKLF का यासीन मलिक था, किस तरह से उसको मेहमान नवाजी दिल्ली में होती थी, जिसने हमारे एयरफोर्स के लोगों को कत्ल किया, उसका जमीन पर बहुत गलत असर जाता वैद है। साहब, इसका मतलब ये है कि जो हुकूमतें वहाँ रहीं, आज अगर मोदी सरकार कहती है कि 3 खानदानों ने जम्मू कश्मीर को अपनी मिल्कियत बना के रखा, मुफ्ती ख़ानदान, फ़ारूक अब्दुल्ला ख़ानदान, गांधी ख़ानदान, इस मिल्कियत बना के रखने के पीछे जम्मू कश्मीर की आवाम की ज़िंदगी जहन्नुम होती रही, आप यही कह रहे हैं? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। आप देखिए जिस आदमी को जिसने कत्ल किया है, जिसको जेल में फांसी होनी चाहिए या जेल में उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए, वो आदमी आपके प्रधानमंत्री से वाजबान खा बैठ के वो कर रहा है। आप इमेजिन करेंगे उसका इम्पैक्ट, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आम आदमी पर और इवन एडमिनिस्ट्रेशन पर, उसके इलाके के SHO पर क्या पड़ता है। तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं देश को? आप कश्मीर में क्या मैसेज दे रहे हैं कि ये आप ऐसा करिए, और मतलब एक नई जनरेशन को फिर कश्मीर का बच्चा बनना चाहेगा यासीन मलिक? सर, आप ये मैसेज देना चाहते हैं? बहुत ज़रूरी बात कह रहे हैं सर आप, क्योंकि आपसे ऑथेंटिक कोई वॉइस नहीं हो सकती है, आपसे ज़्यादा भरोसेमंद कोई आवाज़ जम्मू कश्मीर की नहीं हो सकती है। सर, मैं 1 सेकेंड लूँगा। अभी वैद साहब ने कहा कि हुकूमतें जब बैठ करके अलगाववादियों के साथ, आतंकवादियों के साथ वाजवान खाएंगी, दस्तरखान बिछेगा, तो फिर वहाँ के SHO, बाकी पुलिस अफसरान, उनके ऊपर क्या गुजरती है, उनकी क्या हिम्मत होगी। यही बात अगर अमित शाह संसद में कहते हैं कि हमें हुर्रियत से बात नहीं करनी है, हमें किसी जमीयत से बात नहीं करनी, पाकिस्तान से बात नहीं करनी, हमें कश्मीर के आवाम से मतलब है। मैं सर 1 सेकेंड के लिए अमित शाह को सुनाना चाहता हूं कि कश्मीर में किस तरह से टूरिस्टों का आना बढ़ा, किस तरीके से वहाँ हालात बदले, बाजार खुले, रौनक बदली, आबो हवा बदली। ये अमित शाह को सुन लेते हैं सर, फिर मैं आपके पास आता हूँ। 1,80,00,000 मान्यवर, अरे बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। मान्यवर, 33 साल के बाद थिएटर चालू हुआ है, नरेंद्र मोदी के शासन में चालू हुआ। 33 साल के बाद नाइट शो चालू हुआ है, नरेंद्र मोदी के शासन में चालू हुआ है। 33 साल के बाद शिकाराओं की स्पर्धा चालू हो गई, बंद कर दी थी, चालू हुई है नरेंद्र मोदी। 33 साल से, दानिश अली सुन ले, 33 साल से मोहर्रम बंद था, पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार में मोहर्रम चालू हुआ। मान्यवर, हम होम स्टे नीति लेकर आए, टूरिज्म बढ़ाने के लिए फिल्म निर्माण की नीति लेकर आए, हाउस बोट की नीति लेकर आए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए, और आज रोजगारी बढ़ रही है। 20,000 लोगों को नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी का। संसद में गृह मंत्री हैं, मैं किसी की तरफदारी पैरोकारी नहीं कर रहा, लेकिन एक ईमानदारी बरत रहा हूं कि जो सही है, जो इस देश के हक में है, जो आवाम के हक में है, उसको बोलिए। उसको भी छुपाने के लिए प्रोपेगेंडा एजेंडा मत चलाइए। ये जो हालात बदले हैं ना, वो 4 साल की मेहनत और इरादों का नतीजा है। जो नासूर 70 साल पुराना था, उसको भरते भरते वक्त लगेगा तो ज़रूर, मगर अब जो हालात हैं उनको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वैद साहब, चूँकि हिंदुस्तान का आम आदमी सुन रहा है और ये कहा जाता रहा कि 370 हट जाएगा तो फिर अनर्थ हो जाएगा, बारूद के ढेर पर बैठा हुआ जम्मू कश्मीर है, उसका अपना एक विधान है, उसका अपना निशान है, उसका अपना एक प्रधान है, चलता रहेगा वो कश्मीर, उसकी अपनी हैसियत है। लेकिन 370 हटने के बाद वह हालात बदलने लगे और ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो कुछ भी कह रही थी या वहाँ के बारे में उसका जो अपना अनुमान था वो सही था। जी बिल्कुल सही। मैं होम मिनिस्टर साहब को सुन रहा था, जो उन्होंने डाटा दिया, स्टैटिस्टिक्स दिया, बिल्कुल सही है। ये पत्थरबाजी खत्म हो गई। आप देखिए ये सारे पैरामीटर, सिविलियन किलिंग, टेररिस्ट इंसिडेंट कितने कम हो गए। आप आज जो जिन बाजारों में 5 बजे ताला लग जाता था, आज 12 बजे वहाँ काफ़ी पी रहे हैं बच्चे लोग जाके। ये बदलता। आप देखिए 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमने
32-33 साल भुगता है। वहाँ सिविल कर्फ्यू लगता था, हुर्रियत की बंद काल होती थी और लोग डर के बाहर नहीं निकलते थे। आज कितनी लंबी लाइन बख्शी स्टेडियम के बाहर। टेररिज्म को इंडस्ट्री बनाया गया था और उसका बहुत लोगों को फायदा होता था टेररिज्म से। और ये आज 370 हटने से इसमें और भी, जैसे मैं बता रहा था, बहुत सारे फैक्टर और भी हुए। पाकिस्तान की कमर टूट गई। पाकिस्तान आज जिस हालत में है, उनकी जो, देखिए, कोई भी टेररिज्म चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए। आज उनकी जो माली हालत है वो नहीं। हाँ, उनके पास रेडिकलाइज्ड लड़के रेडिली अवेलेबल, लेकिन कश्मीर का बच्चा आज इतना जल्दी से हथियार उठाने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज वो सोशल मीडिया में देखता है कि पाकिस्तान की क्या हालत है, लोग रोटी के लिए मर रहे हैं, तो मैं क्यों जाऊं उधर अपनी जान। मैं भारत जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, मैं उसके साथ क्यों ना जाऊं। तो जो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करता था, भारत का एक इंसिडेंट, इखलाक का इंसिडेंट हो गया कि बीफ की वजह से उसका लिंचिंग हो गया, तो वो पाकिस्तान 50 बार दिखाता था। आज वो नहीं एक्सप्लॉइट कर पा रहे, क्योंकि सोशल मीडिया में इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि बच्चे आज के देखते हैं सब कुछ। उनको लगता है कि मेरा भारत कहाँ और पाकिस्तान कहाँ। वैद साहब, चूंकि आप दोनों हुकूमतों में रहे हैं, एक जो 2014 के बाद आई और एक जो 2014 से पहले थी, जी, दोनों का बुनियादी फ़र्क क्या है? मैं ये सवाल लेकर के आपको बताऊंगा। बस एक वीडियो में दिखाना चाहता हूं दर्शकों को कि क्या बदल रहा है। पंचायतों का चुनाव हुआ जम्मू कश्मीर में, स्थानीय स्तर पर काम शुरू हुआ, सड़कें, पुल, गांव बस्तियां उससे जुड़ने लगे, लोगों को रोज़गार मिलने लगा और बेहतरी का माहौल लोगों ने महसूस किया। अब पूछिए उन महबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला या उनके पैरोकार देश की पार्टियों के नेताओं से कि आप लोगों ने क्या नर्क बना के रखा था और आपको क्यों बख्शा जाए। एक समूचा राज्य, वहाँ की जनता, खासकर बच्चे, नौजवान, सबके लिए कश्मीर को बंद गली का आखिरी मकान बना दिया गया था। मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, जब भी देश और समाज के लिए सोचिए तो इन प्रोपेगेंडा और एजेंडा वालों को सुने बगैर असलियत को देखकर जो ज़मीनी हकीकत है उसके आधार पर तय कीजिए। पंचायत चुनाव और डीडीसी के चुनाव ऐसा लगता था कि कश्मीर नहीं, किसी लैंड माइन वाले इलाके में ये कराना हो ही नहीं सकता, मगर हुए। और मैं गृह मंत्री के हवाले से कह रहा हूं कि यह सबसे ज़रूरी और पहला कदम था जम्मू कश्मीर के लिए। कश्मीर पर शासन किसने किया? किसने किया? 3 परिवारों ने किया, महबूबा मुफ्ती, फारूक साहब और गांधी परिवार। ये 3 परिवारों ने कुल शासन किया, मगर पंचायत चुनाव नहीं कराया। नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर-दिसंबर 2018 में, राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, 9 चरणों में पंचायती चुनाव को समाप्त। 4483 सरपंच निर्वाचित हुए और 35,000 पंच चुने गए। आज 40,000 लोग डेमोक्रेसी की सांस भर रहे हैं, जमहूरियत का। इन पंचायतों के जरिए आप गांव, कस्बों, दूर दराज के इलाकों में जाएंगे तो वहाँ काम चल रहा है, सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, लोगों को काम मिल रहा है। वैद साहब, मैं उस सवाल को फिर लेकर के आना चाहता हूँ कि आप ठीक 2019 अगस्त में जब 370 हटा, उसके पहले तक भी आप डीजीपी जम्मू कश्मीर थे और 2014 के पहले जो व्यवस्थाएं थी इस देश में, उस दौरान भी आप जम्मू कश्मीर को देख चुके हैं बतौर अफसर। दोनों हुकूमतों में आपको क्या फ़र्क लगा ईमानदारी से? देखिए, मिस डायरेक्टेड पॉलिसीज नंबर 1। आप देखिए, हर जवान बच्चे का, चाहे लड़का हो लड़की हो, आप सुना रहे थे बच्चियां किस तरह उनकी एस्पिरेशन है, उनकी एस्पिरेशंस होती हैं। हर बच्चा कश्मीर का हो, जम्मू का हो, लद्दाख का हो, वो भी भारत के बाकी बच्चों की तरह अच्छी पोजीशन में जाना चाहते हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, मैनेजमेंट, हर शोबे में जाना चाहते हैं, उनकी एस्पिरेशन है। लेकिन हमारी पॉलिसीज जो 14 से पहले थी, वो उससे
हालात में बेहतरी नहीं आती थी, नॉर्मल स्कूलिंग नहीं चल रही थी, जी। उनको डिस्टर्ब किया जाता था, बंद कॉल दी जाती थी। साल में 365 दिन होते हैं, 200 दिन बंद कॉल रहता था। बच्चा क्या पढ़ेगा, क्या compete करेगा? तो कहीं ना कहीं पॉलिसीज में गलत डायरेक्शन थी। लेकिन 14 के बाद एक फर्म डिसीजन लिया गया। जो गवर्नमेंट के अंदर लोग बैठे थे, जो टेररिस्टों की मदद करते थे, जो इकोसिस्टम था, उस पर प्रहार किया गया। जो हुर्रियत के रिकमेंडेशन पे लोग लगाए गए थे, जी। या जो टेररिस्टों की मदद कर रहे हैं, जो मैं पाकिस्तान आपकी की बात समझ गया सर। वैद साहब कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो दिल्ली की सरकारें होती थी और जम्मू कश्मीर में सरकार होती थी, आतंकवादियों, अलगाववादियों के साथ एक अलग तरह का इकोसिस्टम तैयार हो गया था और उसने जम्मू कश्मीर को बंधक बना रखा था। आज वो बच्चियां जो बाइक से, साइकिल से निकल रही हैं, अपने सपने जी रही हैं, वो आतंकवादी का भाई जो अपनी दुकान चला रहा है और झंडा लहरा कर कहता है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह शहला रशीद जैसी महिला जो हिंदुस्तान के खिलाफ 370 के खिलाफ लगातार बोल रही थी, वो कहती कि नहीं, यहाँ माहौल बदला है, मानवाधिकार के हालात बेहतर हुए हैं। यह सिर्फ यूं ही नहीं है, यह एक बेहतर फैसले के कारण है, साहसिक फैसले के कारण है, और ज़मीन पर उस फैसले को अमल करने की तमाम कोशिशें हैं, उनके बूते हैं। वैद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आकर के अपनी बात रखने और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। लेकिन चलते चलते जम्मू कश्मीर की एक झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। 75 साल में पहली बार जम्मू कश्मीर में डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है। दुबई के एमआर ग्रुप जैसे इंटरनेशनल इन्वेस्टर श्रीनगर में शानदार मॉल बना रहे हैं। ट्रेंड्स और पारस जैसे ग्रुप और दूसरी राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शोरूम जम्मू कश्मीर में पहले से ही शुरू हो चुके हैं। धीरे धीरे इनकी तादाद बढ़ेगी भी। 1 अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर में नई औद्योगिक नीति लागू की गई, जिसका ज़मीन पर असर दिखने लगा है। 1947 के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में एक साल में लगभग 2200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में नई कमर्शियल यूनिट्स जितनी हैं, उन्होंने 10,000 से अधिक नौजवानों को रोजगार देने के मौके पैदा किए। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के चलते कुल 5,327 इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स आए हैं, जिनको लेकर अनुमान है कि आने वाले वर्षों में जम्मू कश्मीर में लगभग 66,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। वो राज्य जहां दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बन रहा है। जब हुकूमत फैसला करती है और ईमानदारी से उस पर अमल करती है, लोगों की खातिर की आवाम की ज़िंदगी बदले और मुल्क बेहतरी के रास्ते पर आगे बढ़े, तो फिर नतीजे ऐसे ही आते हैं जैसे जम्मू कश्मीर में आए। इसलिए मैंने कहा, अब ये कश्मीर है। अरसत में आज इतना ही। मेरी मुलाकात आपसे कल फिर होती है, तब तक ले दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।